नाम है थर्मोडायनामिक्स, यूनिट नंबर 7 फ्रॉम पार्ट 1 फिजिक्स, और ये लास्ट चैप्टर इस पार्ट का। तो चलिए इसको भी घुमाते हैं। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला हमारे पास में था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको हमने रिवाइज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज। कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके लिहाज से जो गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत ही कम होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती और ये इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करेंगे तो ये सिलेंडर की दीवारों के ऊपर और आपस में जब ये टकराएंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो गैस का वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस सिलेंडर की दीवारों पर, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 2/3 N/B इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² के। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर का वेलोसिटी के स्क्वायर से भी डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है, जब अब इसमें देखो हुआ क्या कि आप देख सकते हो कि प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या लिंक है, डायरेक्ट है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास में आता है आइडियल गैस इक्वेशन। सुनते आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है कि PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसकी फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद ये बन जाती है NKT। तो ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर जो R है ये कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। जबकि जो K है यहाँ पर ये भी एक कांस्टेंट है जो कि R/NA के बराबर होता है। इनके R डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर ये होता है K के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, आपसे ये पास पेपर में पहले पूछी भी गई हैं, इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो ये टॉपिक में डायरेक्टली आपके इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद है टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन, कि टेम्परेचर का क्या रोल है यहाँ पे। तो टेम्परेचर का स्टूडेंट हमारे पास में जो फॉर्मूला बनता है इस इक्वेशन नंबर 1 को, ये वाली इक्वेशन, और ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी है ये वाली, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद में तो टेम्परेचर का फॉर्मूला बनता है T इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी सिस्टम का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास में है कुछ स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल वहाँ पे मूव करें तो उनकी स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, कुछ इसके फॉर्मुला से बेसिक से वो आप याद रखोगे बस यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है इसका फॉर्मूला होता है √3 kT/m। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हमारे पास में टेम्परेचर है और M हमारा मैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह से नेक्स्ट जाओ इसको तो बनते 3RT/M। R हो गया जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है और M होता है मोलर मैस। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर देखें तो ये बराबर होती है √3P/ρ। प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो ρ यानी डेंसिटी के साथ में इसका इनवर्स रिलेशनशिप बनता है √के साथ में। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मुलाज है, ये जस्ट आपने फॉर्मुलाज याद रखने, इसमें ज़्यादा डीप आपने नहीं जाना है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में जो मेन टॉपिक हमारा ऑफिशियली इंक्लूडेड है टॉपिक सिलेबस में वो है इंटरनल एनर्जी। अब सुनिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हमारा एक सिस्टम है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के पास में दो टाइप की एनर्जी होती है, मेनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो सिस्टम की जितनी भी एनर्जी अगर मैं सबको जमा करूं तो हमारे पास में क्या आती है, इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द बॉन्डिंग फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी हमारे पास में एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो आप जो भी पाथ फॉलो करोगे इंटरनल एनर्जी इसकी सेम आएगी, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस क्योंकि मोनोटॉमिक होती हैं, उनके दरम्यान में कोई बॉन्डिंग फोर्सेज नहीं होती, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो वहाँ पर बचेगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट लिंक है तो इंटरनल एनर्जी का भी टेम्परेचर से डायरेक्ट लिंक होगा। और स्टूडेंट्स जो इंटरनल एनर्जी क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है तो हम सिर्फ इसका चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक साइक्लिक प्रोसेस की, जिसके नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये कुछ 3 प्रोसेस हैं जो कि साइक्लिक हैं और ये MCQ भी आया हुआ है वैसे लास्ट ईयर्स में। तो एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस की जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो जीरो रहेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट आपने इसमें यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास में थे वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। ये सारे हमारे पास जो स्लाइड है वो वर्क के ऊपर ही मेन चलेगी। तो वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला है ये होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का चेंज। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी इसे बोला जाता है, जो कि P डेल्टा V के बराबर होता है। जो वर्क डन है एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और इसके दो साइन कन्वेंशन है। अगर तो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम जो है तो ये पॉजिटिव होगा,
एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है ये नेगेटिव होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखो ऑन में देखो ओ एन आता है, तो एन से क्या बनता है नेगेटिव, तो ऑन द सिस्टम क्या होगा नेगेटिव, और बाय द सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव। जब सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम हमारा एक्सपैंड होता है, गैस जैसे एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज उसका प्लस में आएगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब हम सिस्टम को कंप्रेस करते हैं वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो जो वर्क डन है वो भी नेगेटिव हो जाता है। अगर इसका ग्राफ बनाए तो एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो स्टूडेंट्स ये इंडिकेट करता है वर्क डन को। अगर अभी ग्राफ का पूरा एरिया फाइंड करोगे ना, तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा हमें, वर्क डन बताता है, जो कि पी डेल्टा वी के बराबर ही होता है। वैसे जो भी आपकी शेप बनेगी आप उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड करोगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया वर्क बताता है। इसको बताते हैं वर्क डन इन अ साइकिल प्रोसेस। स्टूडेंट्स एक साइकिल के अंदर देखो दो टाइप्स होती है, वो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो वो क्लॉकवाइज साइकिल है तो क्लॉकवाइज साइकिल में हमारे पास में जो वर्क डन है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। और अगर ये ग्राफ एक सर्कुलर फॉर्म में बनता है तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारे पास में इसमें इसका फॉर्मूला होता है पाई/4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, यानी कि चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और साथ में क्या आएगा पाई/4। तो ये हमारे पास में कुछ केसेस हैं वर्क डन के। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कहता है कि अगर मैं किसी सिस्टम को कोई हीट सप्लाई करता हूँ तो जब उसको मैं हीट सप्लाई करूँगा तो उसमें दो काम होते हैं, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और दूसरा वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क भी होता है। तो हम इसको ये लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ P डेल्टा V, और ये बेस करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है इट इज आल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसकी इक्वेशन क्या होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन है इन तीनों फैक्टर्स के लिए कि Q का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डेल्टा यू का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एंड वर्क डन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो सबसे हम बात करते हैं हीट की। तो इसमें हम बात करें हीट की, तो जो हीट है ना अगर सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम की हीट बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव है। अगर हम सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो हीट कम होगी उसकी, तो वो क्या ली जाती है नेगेटिव। एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, रिमूव फ्रॉम द सिस्टम तो नेगेटिव। अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे पास में नेगेटिव लिखी जाएगी। ठीक है, इस सेंसेशन वर्क की बात हमने ऑलरेडी कर ली कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। तो कुछ साइन कन्वेंशन इनकी जिनको आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें एक साइक्लिक प्रोसेस की, तो एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो बाय फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो यार, अगर मैं डेल्टा यू को जीरो कर दूँ तो क्यू किसके बराबर आएगा डब्ल्यू के। तो जितनी भी इसमें हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वहाँ पे वर्क डन में यूज होती जाएगी, और ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो देखो आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसी का नाम दिया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आइसोथर्मल में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इसका जो डेल्टा यू है वो भी क्या होगा जीरो। स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू को जीरो कर दो तो Q किसके बराबर आएगा W के बराबर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में एक स्लो प्रोसेस होता है, और इसके लिए जो ग्राफ है PV ग्राफ जो इसका है वो कुछ इस तरह से बनता है ये वाला। और ये जो लाइन होती है इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट करेगी PV ग्राफ में, उसे आइसोथर्म का नाम दिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास में आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम से हमारा लेना देना नहीं है, ना तो हम सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम से हीट लेंगे, सिस्टम से अपनी लड़ाई होगी, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और इस केस में जो बॉयल्स लॉ है उसकी फॉर्म बनती है PV गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब से हमारा जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वहाँ पे Q को अगर जीरो करें तो हमारे पास में दो रिजल्ट आएंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, या फिर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब इसके दो मतलब हैं, अगर तो वर्क पॉजिटिव है जिनकी सिस्टम हमारा एक्सपैंड हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो सिस्टम अपनी एनर्जी यूज़ करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, वो नेगेटिव होगा। जब हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क होगा नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी
तो वो सिस्टम क्या हो गया, कंप्रेशन। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी कम होती है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक सडन या फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि टायर ब्रस्ट हो गया, तो ब्रस्ट ऑफ टायर एक सडन प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लेकिन जो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो पीवी ग्राफ में जो एडियाबैटिक की कर्व होती है वो ज़्यादा स्टीपर होती है, वो बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही होती है। लेकिन जो आइसोथर्म होती है ये इतनी ज़्यादा स्टीपर नहीं होती। तो एडियाबैटिक को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडियाबैट, और आइसोथर्मल में क्या होती है, आइसोथर्म होती है। इसी वजह से हमारे पास में थर्ड प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसो मतलब सेम और बैरिक मतलब प्रेशर होता है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसे आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। और इसमें हमारे पास में चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, यानी V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट है तो जाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और वर्क भी होगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W या P डेल्टा भी आप लिख सकते हो, ये इसकी इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसका जो ग्राफ है वो बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ता रहेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप। इसी से हमारे पास में नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट, आइसो मतलब सेम और कोरी मतलब वॉल्यूम होता है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स हो, कांस्टेंट रहे, उसे हम आइसोकोरिक का नाम देते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो पी डेल्टा वी के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो भी क्या बनेगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता। और इसमें हम जो गैस लॉ यूज करते हैं वो होता है लोसेक्स लॉ, जो कि बराबर होता है प्रेशर ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इसे हम लोसेक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो हो गया, तो हमारे पास में जो Q है वो बराबर आएगा डेल्टा U के, यानी कि जितनी भी आप उसको हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और इसमें कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे वर्क डन जो आपका जीरो आएगा। अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो इसकी जो ग्राफ है हमारे पास में वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये वाली। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम हमारा फिक्स है, प्रेशर जो है वो यहाँ तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, वो ये है कि अगर हम इन चारों ग्राफ को कंबाइन कर दें तो आइसोबैरिक की हमारे पास में ये लाइन बनती है, प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में कम स्टीपनेस होती है और एडियाबैटिक में ज़्यादा स्टीपनेस होती है। बट एडियाबैटिक भी दो टाइप का होता है, डायटोमिक और मोनोटोमिक। अगर ऐसे बोला जाए कि किस प्रोसेस में वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्क डन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे कम होगा, क्योंकि देखो इसके नीचे कर्व के नीचे जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो सबसे कम आ रहा है। अगर एरिया अंडर द ग्राफ कम है तो यहाँ पे वर्क डन भी कम होगा। अगर हम बात करें आइसोबैरिक की, तो यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो सबसे ज़्यादा है, तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका ये नीचे ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, आप इसको देख लो कि आइसोबैरिक में वर्क डन सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल में उससे कम, और एडियाबैटिक में सबसे कम होता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन। तो ये कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद हमारे पास में लास्ट और फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स, किसी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है वो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T। इसका ऐसे होता है जाउल पर मोल पर केल्विन। अगर हम 1 मोल की बात करें तो बनेगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर हम ऐसे Q निकालें तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर 1 मोल। अब सुन, अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं वो होती है QP, जो कि बराबर होता है CP डेल्टा टी के। CP होता है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो ये बनेगा QV इज इक्वल टू CV डेल्टा टी, और जो CV है यहाँ पर ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास में आता है एक मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला में क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर होता है R के, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब यहाँ पे आप जानते हो कि CP में से CV को माइनस कर रहे हैं, तो मतलब CV जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा CV से, और कितना ज़्यादा होगा, बाय 1 R टाइम, यानी कि 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन टाइम। जो CP है वो CV से बड़ा होता है। इसके बाद अगर हम इनकी रेशो निकालें तो स्टूडेंट CP बाय CV की जो रेशो है ना, ये बराबर होती है गैमा के, जो कि बेसिकली एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर गैमा की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन CP एंड CV।
तो एक छोटा सा पिक्चर है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि Cp और Cv की वैल्यू क्या होती है। अगर हम बात करें मोनोटॉमिक गैस की, तो इसमें मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास में जो Cv है ये होता है 3/2R, जबकि हमारे पास में Cp है वो इसमें +1 कर दो तो ये बनेगा 5R/2। तो जो गैमा है वो इन दोनों को डिवाइड करने से बनेगा 5/3 जो कि 1.67 होता है। इसी तरह से डायटोमिक की बात करें तो इसके लिए Cv की वैल्यू होती है 5R/2, इसमें 1 ऐड कर दो तो बनेगा 7/2R। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 7/5 जो कि 1.40 होता है डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू। इसी तरह से पॉलीटॉमिक, इसके लिए हमारे पास में जो Cv है इसकी वैल्यू होती है 7/2R, जबकि Cp की वैल्यू होती है 9/2R। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9/7 जो कि 1.29 होता है। तो इसमें हमारे पास में कुछ बेसिक से रिलेशनशिप्स हैं Cp, Cv और गैमा के, जिनको आपने अच्छे से रिमेंबर कर लेना है और ये चीज़ें भी आपसे एज एन MCQs पूछी जाती हैं। तो ये थी हमारी फाइनल डिस्कशन पार्ट 1 के तमाम चैप्टर्स की। आई होप गाइस ये आपके लिए यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेट है लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। तो आई विश कि आपका जो पेपर है आज की डेट के अकॉर्डिंग कल है जो होना, तो अच्छे से अच्छा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान।